Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम, चूँकि पूर्व के वीडियोस में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीतियों के बारे में समझ रहे हैं, आज के इस वीडियो में उसी कंटिन्यूटी में आज हम राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उसकी अमेरिकी विदेश नीति के बारे में उनके व्यूज़ को समझेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने राष्ट्रपति कार्टर और उसकी अमेरिकन विदेश नीति के बारे में पढ़ा था और उसी के आधार पे जैसे जैसे राष्ट्रपति बदलते गए उनकी विदेश नीतियों में भी परिवर्तन आता रहा। आज के इस वीडियो में हम रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति को समझेंगे, जो कि 1981 से 88 तक का पीरियड इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की अगर अपन बात करते हैं तो 1981 में वे अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। अभिनेता से राजनीति बने रीगन सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति थे। रीगन ने विदेश नीति और देश की निरंतर बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को अपना चुनावी मुद्दा बनाया और चूंकि रीगन ने कार्टर की जो विदेश नीति थी उसको ढीली ढाली विदेश नीति का करार दिया। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि ईरान से अमेरिकी बंधक तुरंत वापस आए। उन्होंने ये भी कहा कि जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, यदि वह सत्ता में होते तो वह तुरंत क्यूबा की नाकेबंदी भी करवा देते। अतः रीगन के सत्तारूढ़ होते समय सोवियत संघ के साथ संबंधों में निरंतर बिगाड़ के कारण जिस तरह राजनीतिक स्थितियाँ पैदा हुई, उसे अमेरिका और सोवियत संघ में एक प्रकार के शीत युद्ध का नवीनीकरण हो गया था। अतः हम रीगन की जो विदेश नीति है उनको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले उनकी विदेश नीति का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था शीत युद्ध का नवीनीकरण। रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति अधिक आक्रामक और सोवियत संघ विरोधी रही है। रीगन बातचीत और शिखर वार्ताओं को अधिक प्राथमिकता नहीं देते थे, वे तो कठोर नीति और टकराव पर बल देते थे। उनकी नीति अमेरिकी रूसी तनाव शैथिल्य की पुष्टि नहीं करती है और उनके निर्देशन में अमेरिका की विदेश नीति में अनुदारवाद का पुनरागमन होता दिखाई पड़ रहा था। वे सॉल्ट वार्ताओं पर नहीं अपितु शस्त्रों की दौड़ में तेजी लाने, शस्त्रों में परिशमन पर नहीं अपितु न्यूट्रॉन जैसे भयानक विध्वंसकारी बमों के निर्माण पर बल देते रहे। अतः परमाणु अस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंधों में तनातनी हमेशा से बनी रही। वस्तुतः रीगन की विदेश नीति से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक तरह का दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। सेकेंडली हम इसके अंतर्गत देखेंगे शस्त्रों की दौड़ में बहुत अधिक तेजी। अतः रीगन प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा है कि अमेरिका की सामरिक शक्ति में इतनी वृद्धि हो जाए, क्योंकि रीगन प्रशासन ये चाहता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति के बल पर अपनी एक धाक जमा सके। अतः रीगन प्रशासन ने 9 अगस्त 1981 को न्यूट्रॉन बम बनाने का निश्चय किया और साल्ट वार्ता के प्रति रीगन प्रशासन की कोई रुचि नहीं थी और वह अमेरिका अपने बजट में पर्याप्त वृद्धि कर चुका था। कहने का मतलब ये है कि वह आर्थिक रूप से बहुत अधिक बलशाली हो गया था। थर्डली इसके अंतर्गत देखेंगे डिएगो गार्सिया अड्डे का विस्तार। अमेरिका विश्व में जहाँ कहीं भी संभव हो अपने सैनिक अड्डे बनाकर अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध रहा है और डिएगो गार्सिया में उसने अपनी सामरिक शक्ति को बहुत अधिक विकसित कर लिया था। अतः रीगन प्रशासन डिएगो गार्सिया पर पतंग से 5वां हिंद महासागर बेड़ा बनाकर लगभग 1,10,000 व्यक्तियों को वहाँ स्थायी रूप से रखना चाहता था।
फोर्थली हम देखेंगे कि अमेरिका की रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति का एक पार्ट ये भी था कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता। रीगन प्रशासन की नज़रों में पाकिस्तान एशिया में अमेरिकी हितों के लिए उपयोगी है, अतः वह उसे ईरान का दर्जा देना चाहता था। वह उसे ऐसा विश्वसनीय क्षेत्रीय मित्र बना देना चाहता था जिस प्रकार पश्चिमी एशिया में इजराइल है। इसी प्रकार अमेरिका पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने लगा, उसे हर तरह से समर्थन देता रहा और उसे आर्थिक और सैनिक सहायता देता रहा, जिससे कि आधुनिकतम घातक हथियारों से लैस करता रहा। जहाँ तक कार्टर प्रशासन पाकिस्तान को $40 करोड़ की सहायता देना चाहता था, वहाँ रीगन प्रशासन ने 82 से 87 के 5 वर्षों के में $3 अरब और 87 से 1993 के 6 वर्षों के लिए $4.5 अरब की सहायता का ऐलान किया और पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान का सुधार रूप F-16C हॉट मिसाइल और पूर्व चेतावनी देने वाले ओवाक्स विमान आदि प्राप्त होते रहे। फिफ्थली, रीगन की विदेश नीति का पार्ट है चीन के साथ दोस्ताना संबंध। अतः रीगन की विदेश नीति में चीन अमेरिकी संबंधों का नया रूप दिया गया। सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका और चीन के मध्य जून 1981 में एक समझौता हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि 1979 में चीन और अमेरिका के मध्य एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत चीन के पश्चिमी सिक्यांग के निकट अमेरिकी चीनी प्रक्षेपास्त्र चौकसी केंद्र कायम किए गए, जिनका उद्देश्य सोवियत संघ की गतिविधियों पर निगरानी रखना था। इसके साथ ही 6 मई 1982 को राष्ट्रपति रीगन ने अपने उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश के माध्यम से चीन के 3 शीर्षक नेताओं को पत्र लिखकर सोवियत संघ के विरुद्ध चीन तथा अमेरिका में सहयोग को मजबूत करने की अपील भी इसके अंतर्गत की थी। सिक्सथली, उनकी विदेश नीति का पार्ट यह है कि अमेरिकी आर्थिक सहायता। विकासशील देश, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रीगन के अनुराग दृष्टिकोण से के अंतर्गत रीगन ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम्मिलित बैठक में कहा कि बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता गरीब लोगों की खुशहाली की कुंजी नहीं। जब तक कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था और वित्त व्यवस्था को नहीं सुधारता, तब तक निवेश की राशि चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उन्नति का कारण नहीं बन सकती। अतः विकासशील देश उनके इस दृष्टिकोण का यह अर्थ लगाने लगे कि अमेरिका खुले ढंग से निजी क्षेत्र के मार्फत विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, तथा जो देश अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करते, उन्हें विशेष रूप से कसकर रखने के वे इच्छुक थे। नेक्स्ट, इनकी विदेश नीति का पार्ट गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अतः रोनाल्ड रीगन को निर्गुट आंदोलन में सोवियतवाद की गंध आती रही और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 1983 में रीगन ने सोवियत पिछलग्गू सरकारों को इसमें घुस आने का आरोप भी लगाते हुए पूरे आंदोलन को गुटनिरपेक्ष आंदोलन घोषित किया और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से मोल ली गई कटुता का ये परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच अमेरिका की निंदा का मंच बनता चला गया। नेक्स्ट, इनकी पॉलिसी का पार्ट था जापान नीति। रीगन जापान को बहुत अधिक महत्व देते रहे और नवंबर 1983 में रीगन ने जापान व दक्षिण कोरिया की सद्भावना यात्राएं भी की। उनकी इच्छा थी कि जापान पूरी तरह से उनके देश के साथ समझौते में शामिल हो जाए और बाद में जापान व अमेरिका सैन्य तकनीक के आदान प्रदान पर सहमत हो गए। नेक्स्ट, इनकी विदेश नीति का पार्ट था आर्थिक मुद्दों पर अमेरिका व जापान में मतभेद। रीगन ने जापानी कंप्यूटर और टेलीविज़नों व उनके उपकरणों पर 18 अप्रैल 1987 को $30 करोड़ के दंडात्मक कर लगाने की घोषणा की और उन्होंने यह आरोप लगाया कि जापान ने चिप व्यापार समझौते का उल्लंघन कर अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को हानि पहुंचाई। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध उठाया गया यह सबसे व्यापक कदम था।
नेक्स्ट, दक्षिणी कोरिया। इनकी नीति के अंतर्गत रीगन ने दक्षिणी कोरिया को उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया और इस समय दक्षिणी कोरिया में अमेरिका के 38,000 सैनिक थे और रीगन ने इस संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी इसके अंतर्गत रखा। इसी के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया में नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती भी की थी और अमेरिकी बजट में रक्षा व्यय पे भारी वृद्धि इसके अंतर्गत की गई थी, क्योंकि रीगन ने वर्ष 1986 का 973.7 अरब डॉलर का राष्ट्रीय बजट कांग्रेस के विचारार्थ भेजा और बजट में रक्षा व्यय में 32 अरब डॉलर की वृद्धि का प्रावधान था। रीगन ने बजट प्रस्ताव में इस वृद्धि को उचित ठहराते हुए कहा कि सोवियत संघ की सैनिक तैयारी को देखते हुए आवश्यक समझा गया है। इसी तरह इसके अंतर्गत यूनेस्को से हटना भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। निकारागुआ की भी इसके अंतर्गत बात की गई और लास्टली इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में अविश्वास, ये रोनाल्ड रीगन की एक नीति का पार्ट था कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष यासर अराफात को रीगन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए वीज़ा न देकर न्यूयॉर्क आने से वंचित कर दिया और संसार भर में इसके लिए अमेरिका की निंदा हुई तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि अराफात को सुनने के लिए जिनेवा में महासभा का अधिवेशन आयोजित किया जाए और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित अतिथि को वीज़ा न देकर संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में अधिवेशन विस्तारित कर रीगन की हठधर्मिता विदेश नीति को पीड़ित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि रोनाल्ड रीगन की जो विदेश नीति थे उसके कई अच्छी बात भी उसमें थी और उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें ऐसी की गई जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, किन किन नीतियों के कारण रीगन ने चीन के साथ दोस्ताना संबंध किया, कहाँ उन्होंने अमेरिकी को सहायता दी और किस तरह से दक्षिणी कोरिया नीति बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में अविश्वास किया। इस तरह से हमने आज के वीडियो में रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति के पॉइंट्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उसकी अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रपतियों की विदेश नीतियों को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।